तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज को। सबसे पहला एमसीक्यू है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, यानी लेखांकन सूचना प्रदान करता है किसके रिगार्डिंग। पहला है कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स, दूसरा है कंपनीज टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, तीसरा है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ये तीनों के तीनों जो इन्फॉर्मेशन होते हैं कहीं ना कहीं आपके कंपनी के अकाउंट्स के माध्यम से मिल जाते हैं। दूसरा है द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज, मतलब ऐसे एसेट्स जिनका कोई भौतिक वजूद नहीं होता है लेकिन उनके पास कोई वैल्यू होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट। वो हट नहीं पाएगा, वो पहले से है ना। हाँ, तो तीसरा हो जाएगा इसका सी, दैट इज इंटेंजिबल एसेट, हिंदी में इसको अमूर्त संपत्ति कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड। मैंने आपको बताया था ऐसा एसेट जिसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? करेंट एसेट। एग्जांपल कौन कौन से हैं करेंट एसेट के? प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, गुड्स और कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल और फिक्स्ड एसेट होता है। और करेंट एसेट में क्या आएगा भाई? रॉ मटेरियल भी करेंट एसेट है। आप एक साल में कई बार रॉ मटेरियल खरीदते हैं, गुड्स हो गए, स्टॉक हो गए, इसके अलावा आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, अक्रूड इनकम हो गया, ये सब के सब क्या है? करेंट एसेट। तो करेंट एसेट में ऐसे एसेट्स आते हैं जिसको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें और आती हैं जैसे आपका डेटर, डेटर भी क्या है? करेंट एसेट है। इसके अलावा आपका बिल्स रिसीवेबल, ये भी क्या है? करेंट एसेट है। चौथा क्वेश्चन पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क आर, मैंने आपको बताया था गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये चार एग्जांपल्स किसके हैं? इनटेंजिबल एसेट्स के, क्योंकि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है लेकिन इनकी वैल्यू होती है। सी हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट यानी अमूर्त संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 5 द बैड डेट्स विच आर येट टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ईयर और लेस इज नोन एज, मतलब बैड डेट का मतलब क्या होता है? डेट है क्या? केवल डेट है। तो देखिए डेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल डेट्स और एक होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब डेट्स मतलब कर्जा जो हमने किसी को दिया है, जो मिलने वाला है, जो मिल सकता है, ऐसा लग रहा है कि सामने वाले इंसान के पास पैसा है वो दे देगा हमारा कर्जा, तो क्या होगा? वो नॉर्मल डेट होगा। और नॉर्मल डेट होता है अगर वो शॉर्ट पीरियड में रिसीव होने वाला है तो क्या होगा? वो करंट लायबिलिटी होगा। शॉर्ट पीरियड मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, एक साल के अंदर। बैड डेट्स मतलब आपका एक तरह का लॉस है। क्या है? क्योंकि पैसा दिया था अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सामने वाला इंसान खुद दिवालिया है। जैसे विजय माल्या, उसको कई हजार करोड़ का लोन दिया गया पीएनबी के द्वारा, बहुत बड़े बड़े बैंक्स के द्वारा, और फिर वो पैसा लेके भाग गया, तो क्या हो गया? वो उसका बैंक के लिए क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया, मतलब बैंक का लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 द सेल्स इनकम, क्रेडिट एंड कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड, मतलब सेल से किया गया इनकम को हम क्या कहते हैं? जो इनकम आपको गुड्स को बेच के मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम टर्नओवर कहते हैं। अब देखिए गुड्स को जब आप बेचते हैं ना तो कुछ पैसा आपको कैश में तुरंत मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तो टर्नओवर में कैश ट्रांजेक्शन भी आता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आता है। बहुत सारी हिंदुस्तान में ऐसी कंपनियां हैं जिसका टर्नओवर तो 1000 करोड़ है लेकिन उसका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कहता है कि इसके पास कैश 100 करोड़ का भी नहीं आता है, मतलब ये इतना ज्यादा क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो बल्क में ऐसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो टर्नओवर का मतलब क्या है? कि जो पैसा आप कैश गुड्स बेच के कमा रहे हैं, सेल्स करके कमा रहे हैं। सातवां एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? जैसे कैश रिसिप्ट हो गया, कैश मेमो हो गया, वाउचर हो गया, बिल हो गया, ये सब क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। और ये ट्रांजेक्शन के सबूत होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजेक्शन के सबूत यानी एविडेंस होते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज वाउचर। तो वाउचर के अलावा और क्या हो सकता है ट्रांजेक्शन का एविडेंस? रिसिप्ट भी हो सकता है, बिल भी हो सकता है, कैश मेमो भी हो सकता है, ठीक है, इनवॉइस भी हो सकता है। द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंस गेन्स एंड लॉसेस आर कॉल्ड,
तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो देता है उसको क्रेडिट करो और जो लेता है उसको डेबिट करो। दूसरा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। और तीसरा कौन सा था? नॉमिनल अकाउंट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, उसको डेबिट करो और इनकम गेन्स को क्रेडिट करो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। तीनों का एग्जांपल आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि कौन सा अकाउंट पर्सन से डील करता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार का होता है? 3, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल में कौन आता है? आपकी और हमारी तरह इंसान, जैसे राम, श्याम, सीता का अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल में क्या आता है? कंपनी का अकाउंट, बैंक का अकाउंट, इसके अलावा पार्टनरशिप का अकाउंट, ये सब क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा कौन सा था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या आता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, अक्रूड इनकम अकाउंट, अनअर्न्ड इनकम अकाउंट और प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो 4 चीजें कहाँ आती हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलिए अगला क्वेश्चन 9, रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स। तो रियल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? वास्तविक खाता क्या अभिलेखित करता है? तो रियल अकाउंट रिकॉर्ड करता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को। क्या दिया इसमें? डीलिंग इन कमोडिटीज। तो कमोडिटीज क्या है हमारे बिजनेस के लिए? करेंट एसेट। कमोडिटीज मतलब गुड्स जिसमें आप डील करते हैं। तो रियल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? एसेट्स को, यानी कमोडिटीज को, गुड्स को। इसके अलावा बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट सब आ जाता है इसमें। 10 नंबर क्वेश्चन, इन जनरल द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। जर्नल में बिजनेस ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जनरल रिकॉर्डिंग करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कैसे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है एग्जैक्टली उसी दिन उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी किया जाएगा। यानी कि ट्रांजेक्शन आज हुआ है, रिकॉर्ड कल किया जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या बनाया जाता है? जर्नल बनाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सेम डे, जिस दिन ट्रांजेक्शन है उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग इज आर द टाइप ऑफ जर्नल। इसमें से कौन सा जर्नल का टाइप है? ऑप्शन है आपके पास परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, कैश जर्नल। तो भाई परचेज जर्नल भी होता है। मैंने आपको अकाउंट्स बताए थे ना, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, और बुक भी बताए थे, सब्सिडरी बुक्स। याद है? कौन से बुक्स? सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, कैश बुक। परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करता है? परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करता है? अगर कोई सामान हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में। अगर कोई सामान हम क्रेडिट में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स बुक में। अगर कोई सामान कैश में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। मतलब क्रेडिट में होगा तो सेल्स बुक में अगर वो सेल कर रहे हैं तो, और अगर खरीद रहे हैं तो क्रेडिट में, परचेज बुक में। लेकिन कैश में होगा तो चाहे सेल हो या परचेज हो या बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी हो, कुछ भी खरीदेंगे बेचेंगे तो कहाँ आएगा? कैश में होगा तो कैश बुक में आएगा। ठीक है, चलिए तो पूछा गया कि जनरल का टाइप कौन सा है, तो सबका सब है। कैश जनरल भी होता है, सेल्स जनरल भी होता है, परचेज जनरल भी होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल। इसलिए बुक्स को क्या, जर्नल को हम क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, बिकॉज इट इज द ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट जहां पे पहली दफा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अगला, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर। जर्नल से लेजर में ट्रांजेक्शन को पोस्टिंग कहते हैं। बिल्कुल, पोस्टिंग कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? क्लासीफाइंग भी कहते हैं। ठीक है, और जब जनरल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो क्या कहते हैं उसको? जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। अगला है 13, द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस। मैंने आपको सब बताया था, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटस, यानी बिजनेस की वित्तीय औकात कितनी है। ठीक है, तो बिजनेस की वित्तीय औकात पता कैसे चलती है? उसके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने 100 करोड़ का बिजनेस किया है लेकिन उसने 70 करोड़ का लोन लिया है, मतलब बिजनेस अच्छा नहीं है, एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है। बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस कौन बताएगा? बैलेंस शीट बताएगा। चलिए इसका जाएगा सी, दैट इज बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। पहले कौन बनता है? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो इसका हो जाएगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे इसका ऑप्शन दोनों होगा, ट्रेडिंग अकाउंट भी सही हो जाएगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होगा। 15 है, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, किस चीज का स्टेटमेंट है बैलेंस शीट? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद होगा, यही फॉर्मेट होता है। मान लो आपका एसेट है, यहाँ पे अमाउंट होता है, और ये लायबिलिटीज है, और ये लायबिलिटीज हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। सॉरी, उल्टा हो गया, ये लायबिलिटी होता है और ये एसेट होता है। लायबिलिटी में सबसे ऊपर क्या आता है? कैपिटल को लायबिलिटी साइड में क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्या कहता है कि बिजनेस का मालिक जो बिजनेस को पैसा दिया है, क्योंकि हम बिजनेस को और बिजनेस के मालिक को अलग मान रहे हैं, तो बिजनेस का मालिक भी अगर पैसा लगाएगा तो बिजनेस के लिए क्या है? वो कर्जा है, इसीलिए उसको हम क्या लिखते हैं? लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। चलिए, उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैलेंस शीट कब प्रिपेयर किया जाता है? तो याद रखिएगा, जर्नल रोज बनेगा, रोज रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल में एक बार बनता है। अब देखिए, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, ये फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बनता है। क्या बनता है? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरे एक साल के लिए बनता है। और जो बैलेंस शीट होता है ना, वो एक दिन बनता है। कौन से दिन? 31 मार्च को, मतलब एक स्पेसिफाइड डेट को बनता है। ठीक है, दोनों बनता है एक बार ही है, लेकिन ये पूरे साल को बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में आप एक्सपेंसेस हमेशा लिखते रहेंगे, लेकिन जो आपका पूरा रिजल्ट होगा वो कब डिस्क्लोज होगा? 31 मार्च को ही। लेकिन बैलेंस शीट को बनाया ही कब जाता है? 31 मार्च को। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि स्पेसिफाइड डेट पे कौन बनता है? बैलेंस शीट। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जर्नल रोज बनता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब पूरे साल के लिए कौन बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलिए, इसका ऑप्शन क्या होगा? एनुअली हो जाएगा, मतलब साल में एक बार, और वो भी एक दिन, 31 मार्च को। 17, the ratios that refer to the ability of the firm to meet the short term obligation out of its short term resources। ये नहीं पता है तो क्लास 12th में एक चैप्टर था, रेशियो एनालिसिस, आई थिंक चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 था, जिसमें आपको पढ़ाया गया था कि अलग अलग प्रकार के रेशियो होते हैं। तो कोई भी बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स से अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को चुका सकता है कि नहीं, ये हम देखते हैं कहाँ? लिक्विडिटी रेशियो में। कहाँ देखते हैं? ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, आएगा नहीं एग्जाम में, दोनों को छोड़ देते हैं, इसको भी हटाओ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग इज और आर द करेंट लाइबिलिटी, इसमें से कौन सा करेंट लाइबिलिटी है? बिल्स पेबल भी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होता है, एक और होता है अनअर्न्ड इनकम, इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, इसके अलावा और क्या होगा? क्रेडिटर। ठीक, तो कितने हो जाएंगे करेंट लाइबिलिटी में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, क्रेडिटर। अच्छा, बिल्स पेबल और क्रेडिटर को साथ में क्या कहते हैं? ट्रेड पेबल। क्या कहते हैं? तो ट्रेड पेबल इक्वल्स टू बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर। ऐसे एक और कंसेप्ट होता है ट्रेड रिसीवेबल। क्या होता है इसमें? क्या क्या आता है? तो इसमें आता है आपका डेटर और बीआर, यानी बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल कराया था। आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ये इंपॉर्टेंट है। इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रेफर्ड टू एज। अकाउंटिंग में इकोनॉमिक इवेंट कौन सा है? इसमें से ऑप्शन है कैश, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज ऑफ मनी। तो मैंने आपको बताया था जब भी इकोनॉमिक की बात की जाएगी तो उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो पैसा तो कैश में भी इन्वॉल्व है, लेकिन कैश रखा हुआ है, वहां पे कुछ हो नहीं रहा है, तो ट्रांजेक्शन क्या होगा? ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक इवेंट होगा, क्योंकि वहां पे कुछ आ रहा होगा और कुछ जा रहा होगा।
इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज ट्रांजेक्शन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 31 वाला। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपको 7 स्टेप्स लिखाए थे अकाउंटिंग के, कौन कौन से? IMRCSAC। आई फॉर आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, M फॉर मेजरिंग द ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी, R फॉर रिकॉर्डिंग, C फॉर क्लासिफाइंग, S फॉर समराइजिंग, A फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड C फॉर कम्युनिकेशन। अब देखिए इसमें सीक्वेंस क्या है। आइडेंटिफाइंग होगा पहले, फिर रिकॉर्डिंग होगा और कम्युनिकेटिंग होगा। पूरा दिया नहीं है, कभी कभी गायब कर देता है, तो आपको सीक्वेंस अगर याद है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सीक्वेंस में आपका है 7 स्टेप्स होते हैं। IMRCSAC। आई फॉर ट्रांजेक्शन्स को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। M फॉर ट्रांजेक्शन्स को मापना, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इसके बाद R फॉर रिकॉर्डिंग, जर्नल में होगी। C फॉर क्लासिफाइंग, कहाँ होगी? लेजर में होगी। और S फॉर समराइजिंग क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। A फॉर एनालाइजिंग यहाँ बनेगा कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और C फॉर कम्युनिकेटिंग मतलब इंफॉर्मेशन हम बताएंगे। किसको किसको बताएंगे? इंटरनल यूजर को और एक्सटर्नल यूजर को। इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि इंटरनल यूजर कौन है और एक्सटर्नल यूजर कौन है। 32, बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है कि केवल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना, इसीलिए बुक कीपिंग को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कीपिंग भी कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी वित्तीय सूचनाओं को अभिलेखित करना, ये पुस्तपालन का काम होता है। 33, ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ऑडिट शब्द बताया था, हाँ, चेक करना। इसका ऑप्शन क्या हो गया? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और आपको पता होगा 2 तरह का ऑडिट होता है, एक होता है आपका फाइनेंशियल ऑडिट और एक होता है आपका सेक्रेटरियल ऑडिट, और एक और होता है कॉस्ट ऑडिट। ये 3 प्रोफेशनल्स करते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सेक्रेटरियल ऑडिट करता है कंपनी सेक्रेटरी, और कॉस्ट ऑडिट करता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, तो ऑडिट का मतलब क्या होता है? चेक करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसका इंतजार था वो आ गया। एक्सटर्नल यूजर कौन है? तो एक्सटर्नल यूजर में क्रेडिटर आ जाएगा, कंट्रोलर तो अंदर का इंसान है, सीईओ भी अंदर का इंसान है, मैनेजर भी अंदर का इंसान है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इंटरनल यूजर, और ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल यूजर। अच्छा, एक्सटर्नल यूजर में और कौन आ सकता है? कस्टमर आ सकता है, बाहर का इंसान है। गवर्नमेंट आ सकती है, बाहर का इंसान है। कॉम्पिटिटर आ सकता है, बाहर का इंसान है। और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके इनकम टैक्स में इंटरेस्टेड होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा। इसके अलावा और कौन आ जाएगा एक्सटर्नल यूजर में? कोई अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो भी कहीं ना कहीं इसमें कवर हो जाता है एक्सटर्नल यूजर में। अगला क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूजर। तो इंटरनल यूजर में कौन आएगा? इंप्लॉइज आ जाएंगे, मैनेजमेंट आ जाएगा और ओनर भी आ जाएगा। इसका हो जाएगा मैनेजर ऑफ द बिजनेस। अच्छा, शेयर होल्डर नहीं होता क्या इंटरनल यूजर? होता है शेयर होल्डर, लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज शेयर होल्डर आज आपका है, कल किसी और का हो जाएगा, शेयर बेच देगा। उसको इंटरेस्ट कंपनी के अंदर नहीं है, उसको इंटरेस्ट कंपनी के शेयर में है। तो इंटरनल यूजर कहाँ से हुआ? वो कंपनी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तब तो इंटरनल यूजर होता। तो शेयर होल्डर एक तरह से देखा जाए तो इंटरनल यूजर है और एक तरह से देखा जाए तो नहीं है। अगला 36, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप होता है इकोनॉमिक इवेंट और ट्रांजैक्शंस को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। 36 हो गया। 37, डैश इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हुज टोटल कैपिटल कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी शेयर्स। कंपनी, मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी होती है उसका खुद का कानून की निगाहों में एक अलग पहचान होता है, और कंपनी में शेयर्स होते हैं जो लोगों को दिए जाते हैं, और जिनको शेयर्स दिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज कंपनी। एन एसेट पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। एसेट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो एसेट में हो जाएगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द बिजनेस। मैंने आपको बताया था एसेट क्या है, तो एसेट इज द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ बिजनेस, जो आपके बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में मदद करता है।
अगर हमारे पास ये डिजिटल बोर्ड ना होता, ये क्लासरूम ना होता, ये कुर्सी ना होती जहां आपको बैठाते, तो हम कैसे पढ़ाते? नहीं पढ़ा पाते। तो ये क्या है? ये एसेट्स हैं विच आर हेल्पिंग इन एग्जीक्यूटिंग योर बिजनेस इन अर्निंग द प्रॉफिट। आपके बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में कौन मदद कर रहा है? एसेट्स ही तो कर रहा है। अगला क्वेश्चन 39, लाइबिलिटीज आर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी लाइबिलिटी है? तो लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आता है। क्या आता है? मतलब वित्तीय जिम्मेदारी। तो लाइबिलिटी इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस विच आर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस। 40, दिस इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। कहा गया है कि आपको बिजनेस करके नेट नेट क्या प्राप्त होता है? नेट नेट मतलब भाई बिजनेस करते हो, सामान बेचते हो, क्या मिलता है? इनकम। प्रॉफिट नहीं, इनकम मिलता है। उस इनकम में से एक्सपेंस को घटाते हैं तब क्या होता है? तब प्रॉफिट या लॉस आता है। अगर इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट होगा, अगर इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा तो लॉस होगा। तो भाई ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब ये कि बिजनेस में अगर आप सामान बेच रहे हैं तो मिल क्या रहा है आपको? इनकम मिल रहा है। इसी इनकम को आप रेवेन्यू भी कह लेंगे, इसी इनकम को आप क्या कह लेंगे? टर्नओवर भी कह लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 41, एन एसेट मस्ट बी डैश बाय द बिजनेस टू बी शोन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। मतलब कोई एसेट बैलेंस शीट में कब दिखाई जाएगी? जब वो एसेट बिजनेस के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, ओन किया जाएगा, या पजेस किया जाएगा, या यूज किया जाएगा। तो इसमें 3 ऑप्शन सही होंगे। खैर दिया सी ऑप्शन है, लेकिन 3 ऑप्शन सही होंगे। पॉजेस भी हो जाएगा, ओन्ड भी हो जाएगा, और कंट्रोल भी हो जाएगा। अगर कोई एसेट आपके बिजनेस के अधीन है तो आपके बिजनेस का एसेट है, उसको बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे। कोई बिजनेस के आप कोई एसेट के आप मालिक हैं, आपका बिजनेस मालिक है, तो वो भी तो आपका एसेट है, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी एसेट पे आपका कंट्रोल है यानी नियंत्रण है, तो वो भी आपका एसेट बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, which is the most important characteristic that all the assets of a business have। बिजनेस के सभी एसेट्स के पास कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। भाई वो एसेट ही क्या जिससे कोई बेनिफिट ना हो, फिर एसेट ही खराब है, वो तो लाइबिलिटी हो गई ना। जिससे बेनिफिट नहीं होता है वो लाइबिलिटी है, जिससे बेनिफिट होता है वो क्या है? एसेट है। हो सकता है बेनिफिट अभी हो रहा, हो सकता है फ्यूचर में होगा। 43, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कहाँ है? यही बात। अच्छा 3 इक्वेशन बनते हैं इससे। एक होता है एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। दूसरा होता है लाइबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट माइनस कैपिटल, और फिर कैपिटल इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। तीनों फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी, इसमें से कौन सी लाइबिलिटी है? तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है? करेंट लाइबिलिटी। कैश क्या है? करेंट एसेट। इक्विपमेंट क्या है? नहीं, इक्विपमेंट होता है वो नॉन करेंट एसेट होता है। जैसे आप जो इक्विपमेंट्स टूल्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, वो क्या हो जाएगा? नॉन करेंट एसेट। डेटर्स क्या है? करेंट एसेट। करेंट एसेट है। डेटर मतलब वो इंसान जिसको हमने सामान उधार में बेचा है और वो पैसा हमको देगा इन फ्यूचर, वो क्या है? डेटर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी मैंने आपको बताया था, नेटवर्थ, कैपिटल और इक्विटी, 3 शब्द हमने आपको बताया था। बताइए क्या होता है इक्विटी? अगर आप क्लास 12 में बैलेंस शीट पढ़े होंगे तो पार्ट 2 शेड्यूल 3 कहता है कि बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी आता है सबसे पहले, उसके बाद एसेट आता है। तो इक्विटी में क्या आता है? तो इक्विटी में वो चीजें आती हैं जो बिजनेस टोटल एसेट से क्लेम कर सकता है। मतलब बिजनेस में अगर इतनी सारी संपत्ति है तो उसमें से कितने संपत्ति पे अधिकार बिजनेस के मालिक का है, वही बिजनेस का ओनर का इक्विटी है। बाकी मान लो हमने कोई एसेट खरीदा है बैंक से लोन लेके, क्या उस पर बिजनेस के मालिक का कब्जा है? नहीं है। तो जिसपे बिजनेस का मालिक क्लेम कर सकता है वो क्या है? इक्विटी है। बाकी सब क्या है? लायबिलिटी है। समझ में आया? क्वेश्चन एक और तरीके से बन सकता है कि जिसपे बिजनेस का मालिक क्लेम नहीं कर सकता है वो क्या होगा? लायबिलिटी होगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। 46, आइडेंटिफाई द एसेट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से एसेट कौन सा है? ऑप्शन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
क्रेडिटर्स, नोट्स पेबल, बैंक लोन। तो बैंक लोन क्या हो जाएगा? लोन क्या होता है भाई? लाइबिलिटी होता है, दायित्व। नोट्स पेबल, क्या आ गया इसमें शब्द? पेबल मतलब चुकाना है, रिसीवेबल मतलब मिलना है, तो चुकाना है तो क्या होगा? अगेन ये भी लाइबिलिटी हो जाएगा। क्रेडिटर क्या होता है? ये भी लाइबिलिटी होता है, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? एसेट होता है। कौन सा एसेट? करेंट एसेट होता है। ठीक। 47, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। डैश इज द विड्रॉल ऑफ कैश एंड गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्रॉइंग कहते हैं अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कुछ भी निकाले पर्सनल यूज के लिए, यानी व्यक्तिगत यूज के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। अच्छा, ड्राइंग्स की रिकॉर्डिंग होती है क्या बुक्स में? होती है। ड्राइंग्स की रिकॉर्डिंग बुक्स में होती है अगर बिजनेस के ओनर का कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन है। भाई बिजनेस का उसमें इन्वॉल्वमेंट है ना, पैसा कहां से निकाल रहे हो? बिजनेस से निकाल रहे हो, मतलब बिजनेस में से पैसा कम हो रहा है तो उसको तो रिकॉर्ड करेंगे ना। लेकिन बिजनेस का मालिक घर के पैसे से कुछ कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। नेट लॉस अकर्स व्हेन, तो नेट लॉस इक्वल्स टू होता है इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ऑप्शन क्या होगा? एक्सपेंस माइनस इनकम, एक्सपेंस आर ग्रेटर देन इनकम। ये तो गलत होगा ना, एक्सपेंस ज्यादा है इनकम कम है। अच्छा नेट लॉस पूछा है ना, हाँ तो लॉस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम। और इनकम यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता तो क्या होता? इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम। अगला क्वेश्चन, डबल एंट्री सिस्टम इंप्लाइज। तो मैंने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू को हम कहते हैं डेबिट एस्पेक्ट, दूसरे को क्या कहते हैं? क्रेडिट एस्पेक्ट। एक को कहते हैं रिसीविंग एस्पेक्ट, दूसरे को क्या कहते हैं? गिविंग एस्पेक्ट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। अच्छा डबल एंट्री सिस्टम के फादर कौन है? ल्यूका पैसिओली। चलिए 50, लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉमिनल अकाउंट। तो भाई नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें एक्सपेंस को डिनोट किया जाएगा, लॉस को डिनोट किया जाएगा, इनकम को डिनोट किया जाएगा। कहाँ है? रेंट एक्सपेंस अकाउंट। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस आ गया तो क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलिए तो ये था आपका बेसिक एमसीक्यूज। इसमें से कम मिनिमम 10 बार एमसीक्यूज केवल इस पीडीएफ से आ सकते हैं, लैंग्वेज बदल के मिनिमम। अब ये तो था आपका बेसिक एमसीक्यूज। अब हम पढ़ेंगे जर्नल के एमसीक्यूज। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग भी पढ़ते रहिए। और अगर अभी तक आपने सारथी ज्वाइन नहीं किया है तो सारथी आपका इंतजार कर रहा है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे ज्वाइन कर लीजिए। प्लस अगर जो स्टूडेंट सारथी ज्वाइन कर चुके हैं उनको लग रहा है कि केवल 249 का पेमेंट कर देने से आपको सारी तैयारी हो जाएगी आपकी बिना पढ़े, तो ऐसा नहीं है। सारथी ज्वाइन किया है तो पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।